सारे फॉर्मूले देखेंगे और सभी फॉर्मूलों के बेस पे एक आध सवाल देख लेंगे ताकि 4 मार्क्स पक्के। कृपया कॉपी पेन ले लो, हैंड टू हैंड सवाल करो, इसको मूवी की तरह मत देखो। दिमाग में आग लगानी, दिमाग को जलाना है और सीखना है। इट्स अ महाचमत्कारी फॉर्मूला। क्या हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम नई ब्रह्मास्त्र में आगे बढ़ते हैं और हम लेके आए हैं ईएमआई 4 मार्क्स पक्के। तो हम लोग क्या करेंगे कि फटाफट में सारे फॉर्मूले देखेंगे और सभी फॉर्मूलों के बेस पे एक आध सवाल देख लेंगे ताकि आप जो कंसेप्ट सीखो उन कंसेप्ट की आपकी हैंड टू हैंड प्रैक्टिस भी हो जाए। तो बिना टाइम बर्बाद करते हम चलते हैं आगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट कैसे नेक्स्ट होता है भाई, ऐसे हो जाता होगा। ठीक है बच्चों। तो ईएमआई हॉट टॉपिक्स, ऐसे छुओगे तो आग लग जाएगी। ठीक है, तो दिमाग में आग लगानी, दिमाग को जलाना है और सीखना है। चलो भाई, तो सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स। पहली बात, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सब सरफेस। कोई सरफेस से कितनी मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये होता है बी डॉट ए। बी डॉट ए मतलब बी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट कर दो। कई लोग इसको बी डॉट एस भी लिख देते हैं क्योंकि सरफेस एरिया है, तो एस बी डॉट एस एक ही बात है। एरिया को ए से दिखा लो, एस से दिखा लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अगर पूरे एरिया पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म नहीं है तो आप बी डॉट डी ए भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक छोटे से एरिया पे तो सेम मान ही सकते हैं, तो बी डॉट डी ए लिखा और उसको इंटीग्रेट कर लिया। लेंसेज लॉ। लेंसेज लॉ बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। क्यों बेस्ड है खुद ढूंढ लेना, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड। अगर कोई पूछ ले कि लेंसेज लॉ किस पे बेस्ड है, तो ध्यान रखना किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। इट स्टेट्स दैट whenever magnetic flux changes then an EMF is induced such that it opposes the change in flux। ठीक है बच्चों, कभी भी फ्लक्स बदलेगा तो वो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करता है, मतलब एक बैटरी सी बन जाती है जो फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो वो फ्लक्स चेंज नहीं होने देगा, वो चाहेगा कि फ्लक्स चेंज ना, उसको परिवर्तन पसंद नहीं है। ठीक है बच्चों। Now let's do extensive practice on direction of Lenz's law. What is the direction of current in the following cases? In the cases below. हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि इस चैप्टर मेन यही है कि अगर इंड्यूस ईएमएफ होगा तो कैसे होगा। चलो पहला केस ये है, करंट इस वायर में इधर जा रहा है और ये एक लूप है, तो अपने को बताना है इसमें करंट कैसे इंड्यूस होगा। इसमें पहला कंसेप्ट ये है कि अगर किसी वायर में करंट होता है तो अंगूठा उधर रखो और आसपास क्या करो, उंगलियों की चटघड़ी से बना दो, तो वो उस उंगलियों के हिसाब से ही मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अगर करंट ऐसा है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, इधर मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी। तो इसके तरफ आपने उंगलियां करी तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर होगी और इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी। तो पहली बात तो क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी, अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी, अब क्योंकि करंट बढ़ रहा है तो फील्ड भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बढ़ रही है। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से इसमें फ्लक्स बढ़ रहा है और ये चाहता मेरा फ्लक्स ना बढ़े, तो ये क्या करेगा बच्चों, अब फ्लक्स होता है बी इंटू एरिया। तो ये एरिया तो जो है सही है, ये बी को कम करना चाहेगा। बी को कम करने का तरीका क्या है कि अगर इसकी फील्ड बाहर है तो ये अपनी फील्ड अंदर जनरेट करेगा, और अगर इसको अपनी फील्ड अंदर जनरेट करनी तो ये करंट कैसे जनरेट करेगा बच्चों, ये करंट जनरेट करेगा क्लॉकवाइज। कभी भी देखना है तो मतलब दो ही रूल होते हैं, सिंपल सी बात। अगर तार की फील्ड जनरेट करनी है मतलब पता करनी है तो अंगूठे को करंट की दिशा में करो और उंगलियां फील्ड की दिशा देंगी। और अगर किसी लूप के बारे में पता करना है तो उंगलियों को आप लूप की दिशा में करो मतलब करंट की दिशा में, और अंगूठा फील्ड देगा। तो इस तरीके से क्या होगा बच्चों, इसकी फील्ड अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी फील्ड बाहर है, इसकी फील्ड अंदर है, तो ये जो बाहर बढ़ रही थी, जो बढ़त हो रही थी, वो उसको उसका मुकाबला करेगा, उसको कम करना चाहेगा। ठीक है बच्चों। अब ये वाला केस आप भी पॉज करके पहले किया करो, हमेशा मेरे को मत सुनो, पहले पॉज करो और खुद करो। इसमें क्या है बच्चों, इसके कारण जो फील्ड है वो बाहर की तरफ है। ठीक है बच्चों, तो इसके कारण फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है। अब अगर फील्ड बाहर की तरफ है, करंट घट रहा है, तो करंट घटने का मतलब फील्ड भी घट रही है। अब फील्ड घट रही है तो इसका मतलब बाहर की तरफ फील्ड घट रही है, तो इसको फ्लक्स का चेंज पसंद ही नहीं, इसको कोई परिवर्तन पसंद नहीं। तो अगर इसको परिवर्तन पसंद नहीं है तो ये बाहर की तरफ जो फील्ड बढ़ रही है उसको घटाना चाहेगा, सॉरी जो घट रही है उसको बढ़ाना चाहेगा। ना ये घटने देना चाहता है ना बढ़ने देना चाहता है, ये कांस्टेंट रखना चाहता है। तो ये फील्ड जो बाहर की तरफ है जो कम हो रही है उसको बढ़ाना चाहेगा, तो उसको बढ़ाने के लिए वो अपनी फील्ड भी उसी दिशा में जनरेट करेगा। तो अपनी फील्ड उसी दिशा में जनरेट करने के लिए उसमें जो करंट होगा वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको बैटरी बनानी है तो आप यहाँ पर एक ऐसी बैटरी बना सकते हो ताकि वो ऐसे करंट को रन कर सके, और यहाँ बनानी है तो ऐसे बना सकते हो। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है, सीखते चलो बच्चों। और मैं फिर बता दूं, कृपया कॉपी पेन ले लो, हैंड टू हैंड सवाल करो, इसको मूवी की तरह मत देखो।
अगर मूवी देखनी है तो कोई वेब सीरीज देख लो, बहुत सारी आई हुई हैं, ठीक है। और अगर एग्जाम देना है, पढ़ाई करनी, तो प्लीज कॉपी पेन लेकर पढ़ाई करो, लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, हमने एक आरबीसी क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट के लिए, जो 29 जनवरी को होगा चालू, तो उसका शुभारंभ होगा। और ये क्रैश कोर्स बहुत ही अच्छा होगा, इसमें आपको अच्छी अच्छी बातें बताई जाएंगी। तो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा ना हो, भगवान करे सबका अच्छा हो, या जो और अच्छा इंप्रूव करना चाहते हैं वो इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, ये ऊपर भी लिखा हुआ है 29 जनवरी को होगा। अगला केस, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब अपने को बताना है इस रिंग में करंट किधर होगा। ध्यान रखना, जब भी मैं कोई रिंग बनाता हूं तो ये जो सॉलिड पार्ट है पेपर के बाहर है, और जो डॉटेड पार्ट है वो पेपर के अंदर है। चल बे, ये इधर आ रहा है, तो पहले आप लोग डिसाइड करो। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड राइट में, अब अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड राइट में है तो इसके पास आने से राइट वाली फील्ड बढ़ रही है, और अगर राइट वाली फील्ड बढ़ रही है तो ये रिंग चाहेगा कि बढ़े ना, तो ये घटाना चाहेगा। अब राइट की फील्ड घटाने का तरीका क्या है, ये अपनी फील्ड कहाँ जनरेट करेगा, राइट में कि लेफ्ट में, तो आंसर है लेफ्ट में। तो अपनी इसको फील्ड लेफ्ट जनरेट करनी है, तो फील्ड लेफ्ट जनरेट करने के लिए ये करंट ऐसे जनरेट कर लेगा, तो ये करंट ऐसे करेगा, तो करंट की दिशा में उंगलियों को फोल्ड करना है, तो इसकी फील्ड लेफ्ट जनरेट हो जाएगी। एक तरीका ये। एक और तरीका है कि इसका फ्लक्स बढ़ने का रीजन क्या है, इस मैग्नेट का पास आना, तो ये इस मैग्नेट को दूर भगाना चाहेगा। तो दूर भगाने के लिए क्या होगा, ये खुद एक मैग्नेट बन जाएगा। कैसा मैग्नेट बन जाएगा, इसका नॉर्थ यहाँ, और अगर नॉर्थ इधर करना है, ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात है, ध्यान रखना, कॉइल में ये होता है कि आप करंट की दिशा में फिंगर सुकल करो, अंगूठा जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड या नॉर्थ पोल की दिशा देता है। तो ये क्या करेगा, ये ऐसा ही कर लेगा कि ये ऐसे करंट जनरेट करेगा ताकि इधर नॉर्थ बन जाए और ये इसको रिपेल कर सके, ताकि तू पास मत आ, क्योंकि तेरे पास होने से मेरा फ्लक्स चेंज हो रहा है और मुझे अपना फ्लक्स चेंज नहीं करना, ठीक है बच्चों। अब देखो ये दूर जा रहा है, तो साउथ में फ्लक्स अंदर घुसता है, ठीक है बच्चों। अब साउथ में फ्लक्स अंदर घुसता है, अब ये फ्लक्स इधर जा रहा है, अब इसके दूर जाने से फ्लक्स कम हो रहा है, तो इसको ना कम होना पसंद है ना ज्यादा जाना पसंद है। तो अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो ये फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा, तो ये अपना फ्लक्स खुद इधर जनरेट करेगा। तो अपना फ्लक्स जनरेट करने के लिए उसको करंट ऐसे जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इसका करंट भी इधर की तरफ फ्लक्स जनरेट करे, क्योंकि जो फ्लक्स घट रहा है उसको कर्व कर सके। अच्छा, इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि यहाँ पर फ्लक्स बदलने का रीजन क्या है, मैग्नेट का दूर जाना, तो ये मैग्नेट को कहेगा भाई तू पास आ जा। अब साउथ को पास बुलाने के लिए क्या तरीका है, अपना नॉर्थ बना दो। और अगर आप अपना नॉर्थ बनाते हो तो नॉर्थ बनाने का तरीका क्या है भाई, इधर नॉर्थ, ध्यान रखना जो अंगूठा होता है वो नॉर्थ या मैग्नेटिक फील्ड की दिशा देखता है, दोनों एक ही चीज है, जिधर नॉर्थ होगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, ऐसा कुछ चलेगा मामला, तो यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा, ठीक है। तो इस सॉलिड वाली लाइन में ऊपर की तरफ करंट की दिशा आएगी, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको मजा आ रहा है, सुन रहे होगे आप, और सवाल करते चलो, और जो लिखना है लिखते चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला चीज, ये फॉल कर रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि करंट की दिशा क्या होगी, और इस मैग्नेट का एक्सेलरेशन जी से बड़ा होगा, छोटा होगा या सेम होगा। चलो भाई, ये नीचे गिर रहा है, तो ये नीचे गिर रहा है, तो इसका फ्लक्स किधर है भाई, इसका फ्लक्स नीचे की तरफ ही है, नॉर्थ से बाहर होता है, साउथ होता तो ऊपर की तरफ होता। अब इसका फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये फ्लक्स को अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा बच्चों, सिंपल है, ये अपना फ्लक्स कहाँ जनरेट करेगा, ऊपर की तरफ, ताकि नीचे वाले को अपोज करे। तो ये ऐसे हो गया, तो ऐसे होने से इसका फ्लक्स ऊपर होगा, ठीक है। इसको समझने का एक तरीका और है कि इसका फ्लक्स बढ़ने का रीजन क्या है। इसका फ्लक्स बढ़ने का रीजन ये है कि वो नॉर्थ पोल पास आ रहा है, और अगर नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो उसको रिपेल करना। उसको रिपेल करने का तरीका क्या है कि आप खुद एक नॉर्थ बना लो, तो आप अपना एक नॉर्थ बना लो। तो अपना नॉर्थ कैसे बनाओगे, ऐसे करंट से, तो आपका नॉर्थ बन जाएगा, सिंपल सी बात है। दूसरी बात, अगर ये इसको रिपेल करेगा तो सिंपल सी बात है, ये फ्री फॉल से थोड़ा धीमे हो जाएगा, मतलब इसकी एक्सेलरेशन जी से कम हो जाएगी। लो जी, बहुत मजा आया, ठीक है। तो आपको नई नई चीज सीखने को मिल रही है, या पुरानी चीजें आपकी स्ट्रेंथन हो रही है, एक ही बात है। हम आगे चलते हैं। अगला सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, इसको फिर गिरा दिया, इसको गिरा दिया, तो देखो बच्चों, ये साउथ के अंदर फील्ड जा रही है। अब ये दूर जाने से नीचे की फील्ड कम हो रही है, तो जो चीज कम होगी उसको बढ़ाएगा। तो इसको फील्ड नीचे ही जनरेट करनी है, तो फील्ड नीचे जनरेट करने के लिए भाई ऐसी फील्ड हो जाएगी, ठीक है, सही है। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर वो ऐसे फील्ड जनरेट, अगर वो ऐसे करता अंगूठा नीचे, इसका मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा। अब आप ऐसे भी सोचो भाई, रीजन क्या है, इसका दूर जाना। अब इसका दूर जाना रीजन है, तो सिंपल सी बात है, अगर ये दूर जा रहा है तो इसको पास बुलाएगा, तो नॉर्थ बनेगा। तो नॉर्थ बनने के लिए इसको करंट ऐसे जनरेट करना पड़ेगा, तो आंसर ऐसा आ जाएगा, ठीक है बच्चों। सिंपल चीज है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग खूब कुछ सीख रहे हैं, मजे ले रहे हैं, और आनंद हमको प्राप्ति आ रही है। अच्छा हाँ, और एक चीज और, मैंने देखा आपने पिछले वीडियो में, शायद मैं हर वीडियो में ठीक है बहुत बोलता हूँ, तो मैं भी इंप्रूव करता हूँ कि अब से मैं ठीक है कम बोलूंगा, ठीक है। फिर देखो ठीक है बोला, तो अब से मैं
ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, ये लूप अंदर आया। अब फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, यहाँ पे 0 मान लेते हैं, एरिया अंदर मान लो, क्रॉस भी अंदर है। अभी क्या हो रहा है कि जो एरिया है वो एरिया अंदर जाने से बढ़ रहा है, और अगर एरिया अंदर जाने से बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है। अब ये फ्लक्स को कम करना चाहेगा, अब एरिया बढ़ रहा है तो बढ़ ही रहा है, तो फ्लक्स कम करने का तरीका क्या है कि एरिया बढ़ रहा छोड़ दो, अब बी कम कर दो। और बी कम करने का तरीका क्या है कि अगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड है तो खुद की मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट कर लो, बाहर की तरफ, तो इसमें ऐसे करंट आ जाएगा ताकि ये इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर सके। समझ रहे हैं आप? जब यहां जाएगा तो इसके आगे चलने से इसके फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, जो फ्लक्स यहाँ है वही फ्लक्स यहाँ है, क्योंकि इसका एरिया कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर करंट क्या होगा, 0 होगा। जब ये बाहर आ रहा है तो देखो इस रीजन में फ्लक्स है, ठीक है। अब ये जो अंदर वाला रीजन है ये कम हो रहा है, तो इस केस में एरिया कम हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी है, तो ये क्या करेगा, ये ऐसा करंट जनरेट कर देगा। तो इस केस में करंट ऐसे आ जाएगा ताकि अंदर की फील्ड बढ़ा सके। मतलब यहाँ पर करंट हुआ एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ करंट 0 हो गया, और यहाँ पे करंट क्या हो गया, क्लॉकवाइज। लो जी, आंसर आ गया। ठीक है, मजा आ रहा है? ठीक है, नहीं बोलूंगा, ठीक है। अच्छा, आदत है भाई, क्या करें। अच्छा भाई, अब बात करते हैं फैराडेज लॉ। तो लेंजेज लॉ आपको ये बताता है कि करंट की दिशा कहाँ होगी, लेकिन हमको करंट का मैग्नीट्यूड निकालना भी आता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है। वो मैग्नीट्यूड बताता है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या स्टेट करता है, वो कहता है जो इंड्यूस ईएमएफ होता है माइनस d∅dt होता है, मतलब वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। माइनस कुछ नहीं, माइनस बस ये बताता है कि यार जो ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का दुश्मन है, ठीक है। इससे कोई लेना देना नहीं माइनस से, मतलब आपको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि दिशा आपको पता है, आपको दिशा पता है कैसे निकालते हैं। दिशा निकालने का बहुत सिंपल तरीका होता है, सिंपल लेंसेज लॉ लगाओ, दिशा जानो। तो ई जो होता है वो d∅dt होता है मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। डायरेक्शन लेंसेज लॉ से आती है। और एक बहुत ही चमत्कारी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो इसको तुरंत सीख लीजिए। इट्स अ महा चमत्कारी फॉर्मूला। क्या, जो चार्ज फ्लोन होता है वो चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। कभी भी चार्ज बताना है कितना फ्लो हुआ, तो आप सिंपल क्या करोगे बच्चों, फ्लक्स का चेंज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे। प्रूफ इसका बहुत सिंपल है, अगर आप चाहो तो। ई एवरेज क्या होगा, ई होता है d∅dt, तो ई एवरेज होगा ∆φ/∆t। अब v बराबर आई आर होता है, वैसे ही ई एवरेज क्या होगा, आई एवरेज इंटू आर। मैंने गलती से आर नीचे लिख दिया था, काटा है, ठीक है भाई। आई एवरेज क्या होगा, आई होता है चार्ज बाय टाइम, तो आई एवरेज क्या होगा, ∆q/∆t। आर से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, ठीक है बच्चों। अब आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा बच्चों, देखो ये दोनों ∆t कट गए, तो ∆q क्या आ गया, ∆φ/r। लो जी, कितना सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। इसका प्रूफ भी एक लाइन का है। तो ये फॉर्मूला सीरियसली बहुत चमत्कारी फॉर्मूला है, जिसको फॉर्मूला नहीं आता वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके मर जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत ही चमत्कारी फॉर्मूला है। रट लिया बच्चों, लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो, फिल्म की तरह मत देखो। आगे चलते हैं। मोशनल ईएमएफ, अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसका जो ईएमएफ होता है वो v क्रॉस b डॉट एल होता है। इस v क्रॉस b डॉट एल को, मतलब a क्रॉस b डॉट c को, v क्रॉस, इसको इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, मतलब एसटीपी। ध्यान रखना, एसटीपी 0 होता है अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो या तीनों कोप्लेनर हो। मतलब अगर कोई दो वेक्टर, मान लो ये दोनों पैरेलल हो गए, वी बी एल में से कोई दो पैरेलल, ठीक है बच्चों, तो एसटीपी 0 हो जाएगा। या तीनों एक ही प्लेन में आ जाए। अब तीसरा कहाँ है, तीसरा ये रहा भाई साहब, अगर तीनों एक ही प्लेन में आ जाए भले कुछ भी एंगल हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, उस केस में ये 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा वो भी देख लेंगे, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, अगर कोई वायर स्ट्रेट नहीं है, कर्व्ड वायर है, ठीक है बच्चों, द वायर कैन बी रिप्लेस्ड बाय डिस्प्लेसमेंट वायर, तो उसको एक डिस्प्लेसमेंट वायर, मतलब सिंपल सी ऐसी वायर है तो ऐसी वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं, ठीक है भाई। चलो भाई, ये जगह खाली छोड़ रखी है, किस लिए खाली छोड़ रखी है बता दूं आपको कि एसटीपी कैसे काम करता है। तो देखो बच्चों, जैसे कि मान लो ये एक रॉड है, ठीक है, और मान लो इसकी वेलोसिटी इधर है, और मान लो ये कुछ 30 डिग्री है, ठीक है बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड अंदर मान लेते हैं, तो ईएमएफ कैसे निकालेंगे, v क्रॉस b डॉट एल, ठीक है। पोलैरिटी के बारे में बाद में जज करेंगे, पहले ईएमएफ देखते हैं। तो v क्रॉस b, तो v क्रॉस b इधर आ गया, v और b का परपेंडिकुलर होगा। अब आपको जो भी लेंथ, जैसे लेंथ इधर मान सकते हो इधर मान सकते हो, आपको जो एक्यूट एंगल वाली दिखे इसको लेंथ मान लो। अब ये 30 है तो ये 60 हो गया, तो ईएमएफ क्या होगा, v क्रॉस b डॉट एल। तो v और b अंदर है तो ये तो 90 डिग्री पर है, और v क्रॉस b l से कितने डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है, तो ये आ जाएगा vbl/2, ठीक है। तो ईएमएफ की वैल्यू आ गई vbl/2 जी, बहुत सिंपल चीज है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अब देखो बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, जो मैं एसटीपी के बारे में कह रहा था, जैसे कि मान लो v इधर है और
जो भी, तो V क्रॉस B ऊपर आ जाएगा और इसका लेंथ आप इधर मान लो, डॉट L करोगे तो V क्रॉस B L के परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, तो इस केस में क्या हो बच्चों, आपके पास डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, तो इस केस में कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि V और L इसकी लेंथ भी इधर है, दोनों आपस में पैरेलल एंटी पैरेलल होगा। तो ध्यान रखना, जब भी दो चीज आपस में पैरेलल एंटी पैरेलल हो जाए, तीनों कोप्लेनर हो जाए, अब तुम बोलोगे तीनों कोप्लेनर का एग्जांपल दे दो, लो भाई तीनों कोप्लेनर बना देते हैं, V इधर बना देते हैं, B इधर बना देते हैं, आगे तीनों इसी प्लेन में। अब तुम बोलोगे सर इसका ईएमएफ कैसे 0? और बिल्कुल हुआ, V क्रॉस B अंदर आ गया और वो L के 90 डिग्री पे है, तो V क्रॉस B डॉट L में V क्रॉस B और L परपेंडिकुलर हो गया, तो ईएमएफ 0 हो गया। लो जी, बहुत अच्छी बात पता चली। तो कोई भी दो पैरेलल दिख जाए या तीनों एक ही प्लेन में दिख जाए तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, ईएमएफ का 0। चलो जी, बहुत मजा आ रहा है। रोटेशन के केस में अगर कोई चीज रोटेट कर रही है, रॉड मान लो ऐसे, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रही है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो ईएमएफ होता है वो भी ओमेगा L स्क्वायर बाय 2 होता है। अब ध्यान रखना, ये फॉर्मूला कब लगाना है, इट इज बिटवीन, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ईएमएफ होता है ना, वो एक L डिस्टेंस, मान लो ये L डिस्टेंस पे पॉइंट है, ये एक्सिस ये रहा, L डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, ये एक्सिस और L डिस्टेंस के बीच में, अगर एक्सिस और L डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है तो इन दोनों के बीच का ईएमएफ होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना कि आपके पास कैसी भी उबड़ खाबड़ तार हो, रोटेशन के केस में आप उसको डिस्प्लेसमेंट वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। हमेशा नहीं कर सकते, लेकिन रोटेशन में कर सकते हैं, ट्रांसलेशन में कर सकते हैं, बाकी जब आएगा तो देखेंगे। ध्यान रखना, अगर कोई रोटेटिंग डिस्क हो तो भी सेंटर और पेरिफेरी के बीच में ईएमएफ ही होता है। मतलब ये हुआ कि मान लो एक डिस्क है और ये डिस्क रोटेट कर रही है, तो अगर आप सेंटर और पेरिफेरी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दो तो सेंटर और डिस्क के पेरिफेरी के बीच में जो ईएमएफ है वो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। मतलब आप इसको रॉड की तरह मान सकते हो, रॉड घूम रही है तो डिस्क के केस में भी बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 लग जाता है। कैसे लगता है, क्यों लगता है, हम इस छोटे से लेक्चर में नहीं बता सकते। ठीक है बच्चों, अच्छा अब कई बार ऐसा भी केस हो सकता है कि एक पॉइंट एक्सिस के ए डिस्टेंस पर बी डिस्टेंस पर हो और दोनों एक ही साइड हो। मतलब कहने का ये हुआ कि ये एक्सिस है, एक यहाँ से ए डिस्टेंस पर है, एक यहाँ से बी डिस्टेंस पर है और ये बॉडी घूम रही है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो ईएमएफ होगा वो बी ओमेगा बाय 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, मॉडुलस इसलिए लगाया कि बड़े में छोटा घटा देना। और अगर ऑपोजिट साइड का मतलब क्या हो बच्चों, एक ए डिस्टेंस पर इधर है और एक बी डिस्टेंस पर इधर है। ठीक है बच्चों, अगर इन दोनों के बीच का ईएमएफ निकालना है तो अगर दोनों ऑपोजिट साइड पर है तो इनका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो। लो जी, बहुत मजा आ रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला। सेम साइड में माइनस कर दो, ऑपोजिट साइड में प्लस कर दो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं बच्चों, तब मैं फिर से बता दूं आपको, अगर एक चीज घूम रही है और एल लेंथ की चीज है, एक्सिस से एल डिस्टेंस पर है, तो यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ईएमएफ होगा बी एम ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। अगर एक चीज ए डिस्टेंस पे, एक चीज बी डिस्टेंस पे ऐसा, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ईएमएफ होगा बी ओमेगा बाय 2, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं इस केस में प्लस होगा अगर ऑपोजिट साइड है। और अगर सेम साइड है, मान लो एक ए डिस्टेंस पर है और एक बी डिस्टेंस पर है, अगर सेम साइड है तो ये हो जाएगा, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बी ओमेगा बाय 2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, सेम साइड पे माइनस करना, ऑपोजिट साइड पे प्लस करना, सेम साइड पे माइनस करना, ऑपोजिट साइड पे। ठीक है बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी जैसे अगर आप उल्टे साइड हो तो ये ऐसे चल रहा है, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी प्लस होगी तो ईएमएफ भी प्लस हो जाएगा। सेम साइड पे हो तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होगी, ये भी माइनस होगा। चलो जी, हमको बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है, हमको मजा आ रहा है, बिल्कुल आनंद की प्राप्ति हो रही है। चले आगे। अब बात है पोलैरिटी कैसे जज करें। ये तो पता चल जाता है कि ईएमएफ कितना होगा, लेकिन ये नहीं पता चलता कि कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा, कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे होगा, या फिर इसको अगर मैं बैटरी मानूं तो प्लस कौन सा माइनस कौन सा, उसका तरीका बता रहा हूं। मैंने साफ साफ लिखा, कोई भी एक एलिमेंट ले लो, कोई छोटा सा हिस्सा ले लो और वहां एक पॉजिटिव चार्ज मान लिया भाई पॉजिटिव चार्ज, उस पर क्यू वी क्रॉस बी फोर्स देखो, ये फोर्स की वैल्यू होती है क्यू वी क्रॉस बी, और ये देखो कि फोर्स पार्टिकल को कहां ले जाएगा, वो जहां जाए वो पॉजिटिव एंड है और दूसरा नेगेटिव। तुम कहोगे सर हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं कहूंगा ठीक है मैं समझा तो लेने दो भाई, अभी तो मैंने बस बोला है, समझाया क्या। देखो बच्चों, ये वी है, वी क्रॉस बी इधर आ गया, तो अगर कोई चार्ज पॉजिटिव होगा तो उस पर इधर फोर्स होगा। अब इस फोर्स के दो टुकड़े बन जाएंगे बच्चों, एक इधर वाला एक इधर वाला। ये टुकड़ा तो क्या ही करेगा, अब ये टुकड़ा, ये वाला जो टुकड़ा है पॉजिटिव चार्ज को यहाँ टिका देगा, तो जिधर जाए पॉजिटिव चार्ज वो पॉजिटिव है और उसका उल्टा नेगेटिव है। ठीक है, बहुत सिंपल, एक पॉजिटिव चार्ज करो, वी क्रॉस बी देख लो कहाँ है, जहां वी क्रॉस बी वहां पर पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स होगा उसका कोई कंपोनेंट देख लो जो पार्टिकल को मूव कर रहा है, जिधर पॉजिटिव चार्ज चल जाए वो पॉजिटिव है और उसका उल्टा नेगेटिव है। इस केस में बात करते हैं, अब ये चीज घूम रही है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है,
तो V क्रॉस B मतलब फोर्स इधर होगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर भग गया, नेगेटिव मतलब ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, लो जी काम खत्म हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल चल रहा है मामला, बहुत मजे आ रहे हैं। आगे चलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब से मैं ठीक है नहीं बोलूंगा, है ना। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी मैग्नेटिक फील्ड बदलती है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होती है। नॉन कंजर्वेटिव होने का मतलब समझते हो, इसका वर्क डन क्लोज लूप में जीरो नहीं होता। अब मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना कोई पूछ ले कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है तो आप क्या लिखोगे, कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है बच्चों, नॉन कंजर्वेटिव मैया की जय। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इसके डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर यहाँ पर कहीं मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है और आर रेडियस का एक सिलेंडर है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, सेंटर से आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी r/2 dv/dt होगी, और अगर बाहर जाओगे तो r²/2r dv/dt होगी। ये फॉर्मूला आप रट लो या नहीं रटो आपकी इच्छा, लेकिन अगर आपको लगता है इस पर सवाल नहीं आते तो ऐसी बात नहीं, इस पर सवाल आते हैं। एक आध बार आ गया था, और जिसको नहीं पता वो सवाल कर भी नहीं सकता। तो अगर दो फॉर्मूला रट के काम चलता है तो रट लो यार, ये कम से कम देख तो ले फॉर्मूला कैसा है। ये तो देख लो यार कि पहले ये आर के प्रोपोर्शनल है और फिर आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा भी कुछ रट लो, लेकिन रटो। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें एक बॉडी सेल्फ अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर सकती है। तो अब तक सब सेल्फ इंडक्शन ही चल रहा था। एक रिंग के आसपास मैग्नेट आता था, उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है वो सेल्फ इंडक्शन ही है। ठीक है बच्चों, फाई आई के प्रोपोर्शनल होता है। एक चीज में ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी और ज्यादा फ्लक्स होगा। तो मेरा फ्लक्स मेरे करंट के प्रोपोर्शनल है, तो बीच में एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को L बोल देते हैं। L को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और इंडक्टेंस ओनली। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट हेनरी होती है। तो ये L है, इसी को मैथमेटिकल टर्म्स में सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन या जो भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, EMF d∅dt होता है। मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, फाई की जगह Li लिख दिया, LdI/dt। तो अगर आपको L दे रखा है तो E बराबर LdI/dt होता है। एक इंडक्टर जो होता है, ठीक है, इंडक्टर कुछ नहीं करते, वो जो ऐसा ये होता है, इसी को इंडक्टर बोल देते हैं। मतलब जो अपने अंदर सेल्फ इंडक्शन कर सकता है, जो ईएमएफ इंड्यूस करता है, उसी को इंडक्टर बोलते हैं। तो जैसे अगर इसके अंदर कोई करंट होगा तो इसका कुछ फ्लक्स होगा, Fi बराबर Li होगा। तो अगर इसके अंदर कोई आई करंट है तो इसमें कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा, तो कुछ ना कुछ L होगा, जो भी होगा। तो इसकी जो एनर्जी होती है हाफ Li² होती है। याद रखोगे, हाफ Li²। एनर्जी क्या होती है? हाफ Li²। ठीक है, एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस मैं डिराइव नहीं करूंगा, वो ध्यान रखना है। सेल्फ इंडक्टेंस होता है म्यू नॉट n², जहां पे n होता है नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट वॉल्यूम, इनटू उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा बच्चों? उसका πr²L। ठीक है बच्चों, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, बिल्कुल होता है बच्चों। मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है बच्चों, इसको मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। ये b² म्यू नॉट होता है। इसका यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी आता है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं पढ़ रखा तो एक हमने बहुत अच्छी वीडियो बना रखी, एकदम शानदार सी एक वीडियो, जिसमें आप पूरा EM वेव्स समझ जाओगे। और EM वेव देखो, इतना छोटा टॉपिक है तो भी उसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो देख लेना बच्चों ध्यान से। चलो भाई, b² म्यू नॉट हो गया। चलो भाई आगे, चार्जिंग LR सर्किट। चार्जिंग LR सर्किट मतलब एक इंडक्टर लगाया, एक रेजिस्टर लगाया, एक स्विच लिया और स्विच को जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, इसमें करंट का फॉर्मूला होता है I बराबर V/R। ठीक है, I बराबर V/R 1 - e⁻ t/τ। टाउ को टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, L/R होता है, ध्यान रखना। इसकी डायमेंशन सेकंड्स में होती है, क्योंकि पावर हमेशा डायमेंशनलेस होती है, इसीलिए इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि कांस्टेंट भी है और डायमेंशनली ये सेकंड भी है, टाइम भी है। ठीक है बच्चों, ये जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है, शुरू में करंट 0 होता है, बढ़ते रहता है। दो चीज हमेशा ध्यान रखना कि 1/e की वैल्यू 0.37 होती है, और 1 - 1/e की वैल्यू 1 - 0.37 बोले तो 0.63 होती है। आगे चलते हैं। ये करंट बढ़ के एक लेवल पे जाके सैचुरेट हो जाता है और मैक्सिमम करंट V/R होता है। t बराबर टाउ पे ये करंट 0.63 टाइम्स I max होता है, मतलब 0.63 टाइम्स V/R होता है। ध्यान रखना कि t बराबर टाउ वो टाइम होता है जब करंट आपका 63% होता है मैक्सिमम करंट का। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। एक इंडक्टर शुरू में एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसको चेंज पसंद नहीं, तो शुरू में तो एकदम अड़ जाता है कि मैं करंट चेंज नहीं होने दूंगा, तो वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। और इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, स्टार्टिंग में वो ओपन सर्किट या इन्फिनाइट रेजिस्टेंस है, और इन्फिनिटी टाइम पर, बिल्कुल लंबे टाइम बाद वो प्लेन वायर, मतलब वो खत्म हो जाता है। बेसिकली आप उसको प्लेन वायर मान सकते हो। ठीक है, सिंपल चीज है। मैंने एक ही क्वेश्चन लिया इसका, इस टाइप का, ठीक है, लेकिन आपको मैं इससे समझाना चाहता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो लेट्स सी आप कर पाते हो, तो आप पॉज करो और आप सवाल करो, मैं भी करता हूँ। ये बैटरी है, इससे आई करंट निकला, यहाँ गया I1, यहाँ गया I2, यहाँ गया I3। मेरे को t बराबर 0, t बराबर इन्फिनिटी पे, मतलब स्टार्टिंग के सर्किट के टाइम के स्टार्ट पे और टाइम के अनंत समय पर मुझे ये सारी वैल्यू लिखनी। तो पहले आप लोग करो पॉज करके, और फिर मैं करता हूँ। चलो भाई, तो मैं करूँ पहले, मैं करता हूँ,
मतलब आप कर चुके हो। स्टार्टिंग में ये ओपन सर्किट है, यहाँ करंट ब्लॉक, यहाँ करंट ब्लॉक, यहाँ करंट ब्लॉक। अब करंट जा कहाँ सकता है बच्चों, I2 और I3 तो होगा 0 0 0। अब देखो बच्चों, जो करंट आई होगा वही I1 होगा, क्योंकि यही करंट यहाँ जाएगा और ये पूरा का पूरा नहीं, ये ब्लॉक होगा, हाँ ये पूरा का पूरा यहाँ से निकल जाएगा। लो जी, कितना सिंपल सर्किट है, नहीं है सिंपल सर्किट? इतना सिंपल सर्किट है कि इन दोनों में सेम ही करंट होगा, I और I1 सेम होंगे, और वो कितना होगा बच्चों, V/2R। तो ये करंट हो गया V/2R, ये भी करंट कितना हो गया, V/2R। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है मामला। ठीक है, अब चलते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं, अब हम चलते हैं t बराबर इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर क्या बन जाती है, प्लेन वायर। तो भाई मैं मिटा रहा हूं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना, क्योंकि ये मीटर है। चलो जी, इन्फिनिटी पे बन गए प्लेन वायर। प्लेन वायर बोले तो ये एक प्लेन वायर है, ये भी एक प्लेन वायर है, ये भी प्लेन वायर है। अच्छा जी, प्लेन वायर बनती है, ये तो शॉर्ट सर्किट होगा, मतलब इसमें कोई करंट नहीं जाएगा बच्चों। अब ये सर्किट क्या है, इस आर्म में 2R रेजिस्टेंस है, इस आर्म में 2R है, और इस आर्म में करंट यहाँ से यहाँ चल जाएगा, इसको बाईपास कर देगा, इस आर्म का रेजिस्टेंस R है। तो ये काम करते हैं, यहाँ पोटेंशियल 0 मान लेते हैं, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और यहाँ पोटेंशियल V मान लेते हैं, V V V। ये सिंपल है, जैसे बैटरी के इधर 0 इधर V। अब प्लेन वायर में पोटेंशियल डिफरेंस होता ही नहीं। अब सिंपल सी बात है, V है तो इसमें करंट क्या होगा, V/2R, इसमें करंट क्या होगा, V/2R, इसमें करंट क्या होगा, V/R, और इसमें क्या होगा बच्चों, देखो सिंपल है, इसी के 3 टुकड़े हुए ना, यहाँ गया, तो V/2R V/2R V/R प्लस V/R कितना हो जाएगा बच्चों, 2V/R। लो जी भाई, तो हमारे पास आ गया I आ गया 2V/R, I1 आ गया बच्चों V/R, ये हो गया V/2R, और ये भी हो गया V/2R। तो आई होप बच्चों आपको मजा आ रहा होगा। देखो बच्चों, ये सब काम में सोचने में बहुत एनर्जी लगती है, बहुत दिमाग लगता है, बहुत मेहनत लगता है, और आपके बहुत अच्छे कमेंट आते हैं जिनको पढ़ता हूँ, बहुत मजा आता है, इसीलिए मैं और जोर शोर से काम करता हूँ। अगर आपको सीरियसली किसी का भी काम अच्छा लगे, नो डाउट कि केवल मेरा ही, किसी मम्मी अच्छा खाना बनाए, पापा को भी अच्छी चीज़ दिला दें, एक अच्छी सी बात बोल दें, ठीक है, और इनफैक्ट अगर पापा डांट भी दें कि बेटा कुछ कर लो, पढ़ लो, तो यार देखो कोई डांटना चाहता नहीं, डांट देता है ताकि वो आपका, क्योंकि वो आपका भला चाहता है। तो कुछ भी अच्छा हो तो एक थैंक यू बोल दिया करो। तो आप कमेंट्स में एक थैंक्स लिख सकते हो, लाइक लिख सकते हो, ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट डाला करो, है ना। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ अच्छे अच्छे बढ़िया से कमेंट डालो। अगला पेज पे चले। लो जी, डिस्चार्जिंग LR सर्किट, इसमें क्या होता है कि शुरू में इसमें करंट I0 होता है और इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो मान लो ये किसी जनरल टाइम पे करंट T है, करंट I है, तो I बराबर I0, जहाँ पे I0 स्टार्टिंग करंट है, e⁻t/τ होता है। तो इस तरीके से करंट घटते रहता है। इसमें ध्यान रखना, t बराबर टाउ पे करंट 0.37 टाइम्स I0 होता है, मतलब मैक्सिमम करंट का 37% रह जाता है। ठीक है बच्चों, आगे चले। म्यूचुअल इंडक्शन कुछ नहीं, अगर जैसे कि मान लो सपोज कि एक रिंग है, ये दूसरी रिंग है, 1 2। अब सोचो अगर इसमें कुछ करंट होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड 2 पे जाएगी, तो उसका फ्लक्स बदलेगा। ऐसे 2 में करंट होगा तो 1 का फ्लक्स बदलेगा। तो मैंने क्या लिखा है, इफ देयर आर 2 bodies 1 and 2, then current in first body causes some change in flux of second body and hence some EMF is induced। 1 में कुछ करंट होगा तो कुछ फील्ड होगी, फील्ड के कारण सेकंड का फ्लक्स बदलेगा। इसका मतलब सेकंड का फ्लक्स बदलेगा तो सेकंड में EMF इंड्यूस होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। ओहो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, सामूहिक इंडक्शन, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको बताना भी, हिंदी में कमेंट में लिखना म्यूचुअल इंडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं। मेरे ख्याल से म्यूचुअल, आपसी इंडक्शन। ठीक है, चलो जो भी हो लिखना। अब फॉर्मूला क्या होता है, जैसे वहां पर 5 इज प्रोपोर्शनल टू I होता है, मेरा फ्लक्स मेरे करंट के प्रोपोर्शनल है, वैसे ही यहाँ पे 2 का फ्लक्स पहले के करंट के प्रोपोर्शनल है, तो बीच में एक आएगा M21 मतलब म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 ड्यू टू 1। ठीक है बच्चों, ऐसे ही 1 का फ्लक्स, ठीक है, अब जैसे 2 का फ्लक्स 1 पे डिपेंड कर रहा है, वैसे 1 का फ्लक्स 2 पे डिपेंड कर रहा है, यहां भी एक म्यूचुअल इंडक्शन आएगा। अच्छी बात यह है कि हमारे पास दोनों म्यूचुअल इंडक्शन सेम होते हैं, मतलब 1 के कारण 2 का, 2 के कारण 1 का, दोनों सेम होते हैं। मतलब ये हुआ कि आप ऐसा समझ लो कि अगर इसमें करंट 2 एम्पियर है और इसका फ्लक्स 4 हेनरी है, नहीं फ्लक्स हेनरी में नहीं होता, वेबर में होता, तो उल्टा भी सत्य है कि अगर ये करंट 2 होगा तो ये भी 4 वेबर होगा। मतलब एक के कारण दूसरे का फ्लक्स या दूसरे कारण पहले का फ्लक्स सेम होता है, और ये बड़ी काम की चीज होती है। जानते हो कि बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई अगर आपको, इसको थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी बोलते हैं, कि अगर आपको ये नहीं पता ना तो भाई मतलब समस्या ही हो जाती है। अब तुम बोलो कैसे, जैसे मैं बताऊं,
मान लो इसमें कुछ करंट है, इसके बिल्कुल सेंटर पे एक छोटी सी रिंग है, बहुत छोटी सी रिंग है, तो ऑलमोस्ट सेंटर पे मान लो, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2r हो जाएगा। इसके कारण इसमें फ्लक्स निकाल सकते हो। लेकिन कोई पूछे कि इस छोटी वाली कारण मतलब 1 के कारण 2 पे फ्लक्स निकाल सकता है, लेकिन कोई बोले 2 के कारण 1 पे फ्लक्स निकालो, तो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि 2 के कारण 1 की फील्ड कैसे निकालोगे, बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे। नहीं, तो कोई आपसे पूछे कि 2 में 10 एम्पियर करंट है तो 1 का फ्लक्स क्या होगा, तो आप वो मत निकालो, आप 1 में 10 एम्पियर करंट करके 2 का फ्लक्स निकालो, दोनों सेम आएंगे। ठीक है, और ये बहुत बड़े ज्ञान की बात है। फिर बोल रहा हूं कि अगर 1 के कारण 2 का फ्लक्स नहीं निकाल सकते हो, तो 2 के कारण 1 का फ्लक्स निकाल लो, या वाइस वर्सा। जैसे 2 के कारण 1 का फ्लक्स नहीं निकल सकता, लेकिन 1 के कारण 2 का फ्लक्स निकल सकता, तो कभी भी ऐसा केस है जब इसके कारण ये नहीं होता, इसके कारण ये देख लो, अगर हो सकता है तो काम खत्म। ठीक है, तो अगर आपको ये थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी पता है तो आप बहुत बड़े काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर नहीं समझ में आई मेरी बात और डिटेल में जानना चाहते हो तो लिखना। ठीक है, लेकिन ऐसे कई सारे सवाल आए हुए हैं जिसमें आपको थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी नहीं पता, तो आप लफड़े में पड़ जाओगे। ठीक है बच्चों, अगली चीज जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है, के रूट L1 L2 होता है। L1 L2 मतलब दोनों का सेल्फ इंडक्शन। तो अगर दो चीजें हैं, जैसे एक रिंग है एक रिंग है, तो अगर आपको इनका सेल्फ इंडक्शन पता है तो के रूट L1 L2 होता है। के को कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बोलते हैं, और इसकी वैल्यू ओरिएंटेशन पर डिपेंड करती है, और इसकी वैल्यू 0 से 1 होती है। ठीक है बच्चों, तो मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप समझ लो कि जितना 1 का फ्लक्स 2 में ज्यादा जाएगा उतना के ज्यादा होगा, और जितना कम जाएगा उतना कम होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो इस केस में 1 का मैक्सिमम फ्लक्स 2 में जा रहा है, लेकिन अगर इसको मैं परपेंडिकुलर कर दूं, परपेंडिकुलर मतलब ये रिंग ऐसे हो जाए, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो उस केस में कोई फ्लक्स नहीं जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं समझ रहे तो टेंशन मत लो, लेकिन बेसिकली फॉर्मूला होता है, इस पर कोई ऐसा डायरेक्ट सवाल नहीं आते, लेकिन ऐसा कुछ होता है। आगे चलते हैं, एलसी ऑसिलेशन। बच्चों होता क्या है, एक रजिस्टर ही ऐसी चीज है जो एनर्जी को बर्बाद करता है। ना इंडक्टर ना कैपेसिटर, दोनों में से कोई एनर्जी बर्बाद नहीं करता। ठीक है बच्चों, तो अगर आप एक सिस्टम में एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर लेके छोड़ दो और इस पे कोई चार्ज छोड़ दो, और मान लो इसमें कोई करंट नहीं है, तो क्या होता है कि अभी इसके पास एनर्जी है, फिर धीमे धीमे क्या होता है, ये एनर्जी इंडक्टर के पास जाती है, फिर कैपेसिटर के पास। ये एनर्जी कभी भी जिंदगी भर बर्बाद नहीं होती। मतलब अगर आपने इसको कोई एनर्जी दे दी तो एनर्जी इधर उधर ऑसिलेट करती, कभी कैपेसिटर रखता, कभी इंडक्टर रखता, कभी इंडक्टर रखता, कभी कैपेसिटर रखता है, और एनर्जी घूमती रहती घूमती रहती। जैसे मान लो एक बॉल है और तू और मैं ही है, मैंने तेरे को बॉल दी, तूने मेरे को बॉल दी, मैंने तेरे को बॉल दी, तूने मेरे को बॉल दी, वैसे घूमते रहता है। तो ऑसिलेशन से चलती रहती है, और इसको बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन मतलब एल इंडक्टर कैपेसिटर ऑसिलेशन। अच्छा भाई, अब इसमें क्या होता है, बस इसमें एक ही चीज है कि जो टोटल एनर्जी, देखो जब सारा का सारा करंट है तो उस समय चार्ज नहीं होगा, तो मैक्सिमम करंट होगा, तो उस समय एनर्जी हाफ एल आई नॉट स्क्वायर होगी, जहाँ पे आई नॉट मैक्सिमम करंट है। मैक्सिमम करंट का मतलब तब जब चार्ज 0 है। जब सारा की सारी एनर्जी एक कैपेसिटर के पास होगी तो क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c होगा। ठीक है बच्चों, ये कैपेसिटर की एनर्जी होती है। अब जो दोनों के पास होगी तो हाफ एल आई स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो इस पर सवाल आते हैं, तो कई बार आई नॉट दे देगा, क्यू नॉट पूछ लेगा, क्यू नॉट दे देगा, आई नॉट पूछ लेगा, या फिर आई नॉट और आई दे के क्यू पूछ लेगा, समथिंग। ये सिंपल इसी इक्वेशन से सवाल हो जाते हैं। ये ऑसिलेट करते हैं। आई की इक्वेशन मान लो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो क्यू की इक्वेशन क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव डैश। ये दोनों फेज में डिफरेंस होता है, इसीलिए मैंने एक फाइव लिखा है, फाइव डैश लिखा है। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन ध्यान रखना है कि ये दोनों ऑसिलेट करते हैं। इस ओमेगा की वैल्यू 1/√LC होती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा, ओमेगा 1/√LC होता है। चलो जी, अब एक आखिरी चीज, एडी करंट्स। एडी करंट्स के बाद सवाल चालू हो जाएंगे। चलो भाई, एडी करंट्स क्या होता है बच्चों? अभी तक हम एक तार के आसपास एक मैग्नेट ला रहे थे। तो तार में छोटी सी जगह है तो छोटा सा करंट होगा, बहुत जरा सा करंट होगा, चिन्ना चिन्ना सा। करंट की दिशा ठीक बनाइए, बिल्कुल ठीक नहीं बनाई, करंट दिशा नीचे की तरफ होनी चाहिए ताकि इसको रिपेल करे। ठीक है बच्चों, लेकिन सोचो एक पूरा ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर मैग्नेट छोड़ दो। ठीक है बच्चों, अब ये भी इसको रिपेल करना चाहेगा, तो ये रिपेल करना चाहेगा तो ये भी करंट जनरेट करेगा। करंट जनरेट करेगा भाई, यहाँ तो थोड़ा सी तार है, थोड़ा सा करंट जनरेट होगा, रास्ता ही नहीं। इस मेटल के पास तो इतने रास्ते हैं ऊपर नीचे हर जगह, तो इसमें धड़ धड़ धड़, तो इसमें एडीज मतलब भंवर से जनरेट हो जाएंगे। इसके पूरे सरफेस में यहां से वहां तक करंट जनरेट होंगे, और ये तो रिपल्शन कुछ भी नहीं है, तो ऐसा रिपल्शन होगा कि पूछो ही मत। तो जब बहुत भयंकर करंट जनरेट होता है, बहुत 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 भयंकर का भी बाप करंट जनरेट होता है, उसको बोलते हैं एडी करंट। तो ये बहुत ही खतरनाक करंट होता है, मतलब ये छोटा सा EMI नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये बहुत भयंकर इंडक्शन होती है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला वगैरह पे कोई सवाल बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें करंट निकालोगे कैसे? ठीक है, रास्ता ही नहीं पता क्या होगा, बहुत भयंकर सा कुछ होगा, लेकिन ये ऐसा कुछ होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन ये बहुत भयंकर होता है, ध्यान रखना।
चलो बच्चों, अब हम करते हैं कुछ सवाल। तो हम करते हैं सवाल खास। हमारा पहला सवाल स्क्रीन पे है। तो बच्चों चलो स्टॉप वॉच लगाओ, सॉरी पॉज करो, सवाल करो। मैं ही बता दूं भाई, ये एक लूप है, वी वेलोसिटी चल रहा है, ठीक है बच्चों। करंट इंड्यूस पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। इधर भी मैग्नेटिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसका फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो इसमें ईएमएफ क्या होगा, जीरो होगा। करंट क्या होगा, जीरो। काम खत्म। क्या सोचना है, इतना सिंपल है कि ना भाई, सिंपल, कतई सिंपल है। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर कितना हो गया बच्चों, इस केस में आंसर हो गया अपना 0। ठीक है, आगे चलें। आंसर डी है। तुम कहोगे सर इतना फालतू सवाल। अरे ठीक है भाई, थोड़ा स्टार्टिंग के लिए बच्चों कॉन्फिडेंस जमने दो। अगला क्वेश्चन ये है कि अ थिन सेमी कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस इज फॉलिंग विद इट्स वर्टिकल, नीचे गिर रही है बच्चों, और फील्ड हॉरिजॉन्टल है। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द रिंग। ठीक है, तो इसमें रिंग के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस क्या डेवलप होगा। इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप इसको एक डिस्प्लेसमेंट वायर से रिप्लेस कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट वायर ऐसी होगी, ये v स्पीड से गिर रही है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब v से गिर रही है तो v क्रॉस b इधर आ गया। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, मतलब r हायर पोटेंशियल पे होगी और ईएमएफ होगा v क्रॉस b डॉट l। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना, अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तीनों अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो v क्रॉस b l के पैरेलल आ जाएगा, तो ये सीधे सीधे v b l हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा v b l की जगह 2r, तो 2r bv और r इज एट हायर पोटेंशियल। लो जी, सिंपल क्वेश्चन है। मजे आ रहे हैं भाई साहब, सब कुछ कितना सिंपल। अब इसको इंटीग्रेट करो तो मर जाओगे, नानी याद आ जाएगी। ठीक है, आंसर डी आ गया। ले अगला जी, कंडक्टिंग रॉड ए बी आए। थक गया मैं अभी, तुम भी थोड़े थक गए तो हल्की सी एक्सरसाइज कर लो। ठीक है, ठीक है, एक्सरसाइज से थकान मतलब दिमागी थकान है ना भाई, शारीरिक थोड़े। अ कंडक्टिंग रॉड ए बी मूव्स समथिंग समथिंग समथिंग, यानी तो ये आईआईटी में आया सवाल है बहुत पहले। ठीक है, ओहो, सवाल का आंसर ही लिख रखा है, चलो कोई नहीं। ए पे क्या होगा, कुछ नहीं, v क्रॉस b, v क्रॉस b नीचे आ गया तो जिधर v क्रॉस b उधर पॉजिटिव, तो ए पे पॉजिटिवली चार्ज होगा। आंसर आपको पता ही था। ठीक है, टाइपिंग एरर हो गया ना। ठीक है, एडवांस में आया सवाल है, एक टाइम पे पहले एडवांस में आया हुआ है, स्क्रीनिंग में आया हुआ शायद, लेकिन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा लेंदी लग सकता है, इतना लेंदी नहीं है। अ स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड एल इज प्लेस्ड इनसाइड, मतलब एक बड़ा लूप है, एक छोटा लूप है, ये इसके अंदर पड़ा हुआ है। म्यूचुअल इंडक्शन किसके प्रोपोर्शनल है। अब इसमें वैल्यू नहीं पूछी, प्रोपोर्शनल पूछा। पहली बात कि हम इसमें आई करंट मान लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। अब यहाँ देखो, एक वायर की जो फील्ड होती है, अगर ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है और बीच का डिस्टेंस अगर d है, तो फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I बाय 4 पाई d साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है बच्चों, आप हर वायर की निकाल सकते हो, तो d जो आपके पास होगा वो l/2 आएगा, सेंटर से l/2, और θ1 θ2 दोनों 45 डिग्री हो जाएंगे। अगर आप इनको जोड़ लेते हो तो ये दोनों एंगल 45 डिग्री। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, जो भी फील्ड होगी और उसका एक तार का होगा, चारों का 4 गुना कर दोगे, जो भी फील्ड होगी वो नीचे l/2 वो प्रोपोर्शनल टू 1/l आ जाएगा, इतना श्योर। ठीक है, और जो फ्लक्स होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो इस छोटे लूप का एरिया l² होगा। तो बात है कि जो फ्लक्स होगा वो प्रोपोर्शनल टू l²/l आ जाएगा, क्योंकि एरिया l² के प्रोपोर्शनल हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड 1/L के। हमको प्रोपोर्शनलिटी तो चाहिए। ठीक है, और एक करंट भी तो आएगा भाई, करंट कहाँ गया। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल टू I/L और साथ में एक I भी लगा दो भाई। ठीक है बच्चों, अब फाई बराबर MI होता है, ये तो होता है बच्चों, जहाँ पे 2 का फ्लक्स 1 के करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर 1 इसको मान लो, 2 इसको मान लो, तो इसका फ्लक्स इसके करंट के प्रोपोर्शनल है, बीच में M आ रहा है, और ये जो M है वो l²/l के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है बच्चों, तो आंसर भी आ जाना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो थोड़ा पीछे करके फिर देख लो भाई, फिर समझा देता हूँ। किसी भी वायर के कारण उसमें करंट आई है तो फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I बाय 4 पाई d। भाई अगर फॉर्मूला नहीं पता तो रट लो, मैग्नेटिज्म वाली वीडियो देख लो, उसमें दे रखा है, इनटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। यहाँ पर इस केस में अगर इस वायर को देखें तो अगर मैं यहाँ पे इसको जोड़ लूँ तो ये दोनों एंगल 45 होंगे, तो θ1 θ2 45 हो गया। d ये दूरी है, ये दूरी अगर ये टोटल l है तो l/2 हो जाएगी, l/2 होगी। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो I बाय, है ना, I बाय d की जगह l/2 I/l के प्रोपोर्शनल होगी।
अब एक तार का निकाल कर 4 गुना करना है, तो इसका फ्लक्स होगा बी इंटू ए होगा। ठीक है बच्चों, तो बी जो है मैग्नेटिक फील्ड वो एल स्क्वायर बाय एल का प्रोपोर्शनल है, एल स्क्वायर है ना, एरिया जो है वो एल स्क्वायर है इसका। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड आई बाय एल का प्रोपोर्शनल है, तो ये एल स्क्वायर आई बाय एल होगी बच्चों। अब फाई टू मान लो ये है वो एम आई वन होगा, तो फाई टू जो होगा वो एम आई वन हो गया, तो इसका फ्लक्स, तो एम की जगह क्या है बच्चों, एम की जगह जो है ना ये आई वन हो गया, तो एम की जगह कितना है बच्चों, कुछ एल स्क्वायर बाय एल आ रहा है, तो सिंपल सी बात है एल स्क्वायर बाय एल का प्रोपोर्शनल है, तो आंसर हो गया आपके पास बी। लो जी, कितना सिंपल सवाल है। सवाल थोड़ा मुश्किल लग रहा था लेकिन इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि वैल्यू ना पूछ के प्रोपोर्शनलिटी पूछी गई है। आंसर बी, ताली बजाओ। आगे चले भाई साहब, अब मेटलिक स्क्वायर लूप एबीसीडी, ये भी आईआईटी एडवांस में आया क्वेश्चन है कभी। ABCD is moving in its own plane with velocity in a uniform field perpendicular to its shown in the figure. An electric field is induced. Electric field कहाँ होगी, जहाँ EMF होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है बच्चों, और पोटेंशियल V बराबर ED होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पोटेंशियल डिफरेंस बाय D, तो इस केस में वो EMF बाय D हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब ध्यान रखना इसमें छोटा सा कंसेप्ट है कि ये जो वायर हैं इनमें EMF इंड्यूस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनका V और L पैरेलल है, वेलोसिटी भी इधर है, L भी इधर है। नहीं बच्चों, अब केवल इसमें इंड्यूस होगा। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों में इंड्यूस होगा तो आप निकाल सकते हो V क्रॉस B। अब देखो V क्रॉस B नीचे आ रहा है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, बस फर्क ये है करंट इसलिए नहीं बहता क्योंकि इन दोनों में सेम EMF इंड्यूस होता है। तो इन दोनों में सेम EMF इंड्यूस होता है, तो भाई इस पूरे सर्किट में मान लो ये भी 10 वोल्ट इंड्यूस हो गया, ये भी 10 वोल्ट हो गया, ये 10 वोल्ट क्लॉकवाइज बहाना चाह रहे हैं, 10 वोल्ट एंटी क्लॉकवाइज बहाना चाह रहे हैं, दोनों आपस में लड़ जाते हैं, 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट। अब दोनों ही 10 है तो क्या करें बच्चों, दोनों ही मर जाते हैं, तो ना ये जिंदा रहता ना ये जिंदा रहता, दोनों की समाधि यही बन जाती है। आगे चलें बच्चों, मजा आ रहा है बच्चों, तो आंसर डी हो गया इन बोथ AD एंड BC। ठीक है बच्चों, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। आगे चलते हैं, अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस इतना and resistance इतना is connected to 12 वोल्ट बैटरी, the current in the coil is 1 एम्पीयर in time। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन हम करते हैं ना, क्यों करते हैं मैं एक छोटी चीज बताऊंगा, इसमें भी एक फन फैक्ट छुपा पड़ा है। करंट होता है V बाय R 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टाउ। V बाय R, V कितना है बच्चों 12 बटे R 6, तो ये 2 हो गया, और करंट कितना चाहिए 1 एम्पीयर, ये आधा हो गया, तो e की पावर माइनस टी बाई टाउ भी आधा हो गया, ये हो गया। अरे 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाई टाउ आधा, तो आधा ही हो जाएगा, तो e की पावर t बाई टाउ 2 हो गया, t बाई टाउ ln2 हो गया, t हो गया टाउ ln2। अब देखते रहना ध्यान से, टाउ होता है LR ln2, L कितना है बच्चों, L आपके पास है 8.4 मिली हेनरी, तो मिली रखते हैं क्योंकि आंसर भी मिली सेकंड में। R कितना है बच्चों 6, ln2 ध्यान रखना 0.693 होता है, ध्यान रखना, log 2 0.3010 होता है, log 2 द बेस 10। अब कर लो और आपका आंसर कुछ 35 आ जाएगा, 34.9 समथिंग। ठीक है ना, 8 4 32, ठीक है ना, कुछ 35 आ जाएगा। अब तुम बोलोगे कि सर क्या तुम गलती पकड़ पाए कुछ कि मैंने क्या किया, नहीं पकड़ पाए। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे मैंने एक गलती करी। अब मैं तुमको एक और चीज बताना चाहता हूँ, ये ना एनटीए वाले, ये एक जेईई मेन का क्वेश्चन है, एनटीए वाले होते बड़े शातिर हैं। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल देते, पता नहीं तुम पकड़ पाए कि नहीं, लेकिन मैंने इस टाउ को LR लिख दिया, लेकिन एक्चुअली में टाउ L बटे R होता है। अगर आप L बटे R करोगे तो आंसर लगभग 1 मिली सेकेंड आएगा, और अगर LR कर दोगे तो आंसर लगभग 35 मिली सेकेंड आएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन होता L बाय R है, मतलब ये बहुत दिमाग लगाते हैं भाई। क्वेश्चन भले मुश्किल ना दे, लेकिन ऑप्शन ऐसे रखते हैं कि बंदे ने थोड़ी सी गलती करी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तो ध्यान रखना इसमें L बाय R लगाना है। अगर LR किया तो भी एक ऑप्शन मौजूद है, ये ऐसा करते हैं। इसीलिए कैलकुलेशन बहुत आराम से करनी होती है, धीमे से करनी होती है, अपनी राइटिंग भी साफ लिखनी होती है। कई बार अपनी राइटिंग अपने को कंफ्यूज कर देती है, आपने जल्दीबाजी में लिख दिया 2 का 3 दिख गया, 3 का 2 दिख गया, ऐसे काम मत करो, है ना। थोड़ा आराम से हल्का सा स्पीड डाउन हो जाता है ना, अगर गलतियां ज्यादा होती हैं तो आंसर डी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मेटलिक रॉड है, ठीक है, ये स्ट्रिंग 2L लेंथ की, L लेंथ की है, इसका मतलब ये वाला एंड 2L दूरी पर है, ये वाला एंड 3L दूरी पर है। कह रहा है इसके एंड्स पे क्या होगा, तो b ओमेगा बाय 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था, तो दूर वाला एंड 3L स्क्वायर, बड़े में से छोटा घटा दो,
ठीक है बच्चों, तो ये 9 में से 4 गए 5, 5/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। पोलैरिटी पूछी नहीं है तो ये हो गया। अगर कोई पोलैरिटी पूछता तो हम तब की तब देखते, हम अभी क्यों देखें, आप खुद देख लो भाई। चल भाई आंसर डी आ गया, डी आ गया भाई, बहुत मजे आ रहे हैं। अच्छा, द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये देखो ये फर्जी सा क्वेश्चन, पता नहीं मैंने क्यों ही ले लिया, लेकिन चलो ले लिया तो ले लिया भाई, ठीक है, ऐसे ही ले लिया, बताने कि भाई कई बार बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है एक सोलेनॉइड है, उसको लंबा छोटा कर दिया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स वही है, इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगी? तो उसका एल जो होता है वो होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये जो एन होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। अब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स तो आपने छेड़े नहीं, बस आपने लंबा खींच कर दिया, तो एल स्क्वायर एल, तो इसका मतलब 1/L के प्रोपोर्शनल है, तो लो जी 1/L के प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है, वो ये लेंथ है, वो इंडक्टेंस नहीं है, इंडक्टेंस मतलब हमारा इंडक्टेंस बड़ा एल है, हमारी लेंथ छोटी एल है। आंसर में ये जो एल है वो लेंथ है ना कि इंडक्टेंस ना, इंडक्टेंस 1/L इंडक्टेंस के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, आंसर भी हो गया। अगला क्वेश्चन सिंपल है, आप एक पढ़ लो, ट्राई कर लो, कुछ नहीं। देखो बच्चों, एक तार है, उसको V से खींच रहे हैं, इसकी लेंथ L है, करंट पूछा है, सिंपल सी बात है, इसमें एक बैटरी बन जाएगी। ठीक है बच्चों, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसे अंदर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बच्चों, म्यू नॉट I बाय 2πr। सब परपेंडिकुलर तो EMF हो जाएगा BVL, तो B हो गया म्यू नॉट I बाय 2πr। वेलोसिटी लेंथ की जगह L, EMF हो गया। अब इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, तो रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आपके पास हो जाएगा ये वाला फैक्टर। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो बस आपका आंसर हो गया। लॉजिक कितना आसान है, आंसर हो गया C, बिल्कुल C। आगे चलते हैं। अब C क्वेश्चन, ये एक्चुअली मैं सही बताऊं तो मेरे से एक बार गलत हुआ था। इसमें क्या है, बेसिकली आप क्वेश्चन पढ़ लो, एक डिस्क है, उसके ऊपर एक मैग्नेट को वो करता है, तो कहता क्या होगा, ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है ना, तो बाद में शायद मेंस में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, तो मुझे लगा कि वो कहीं भी रखो टोटल फ्लक्स तो सेम ही रहेगा। भाई देखो, यहां रहेगा तो इधर ज्यादा फ्लक्स होगा, उधर कम होगा, यहां आएगा तो इधर ज्यादा उधर कम होगा, तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मुझे लगा था कि इस केस में कोई रोटेशन नहीं होगी, लेकिन कमाल की बात है कि इसमें रोटेशन होती है। अब मुझे नहीं पता इस डिस्क को, ये कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे 1824 के आसपास, मुझे नहीं पता, कोई बंदे थे, कोई आदमी था, आप पढ़ लेना, 1824 के आसपास के एक्सपेरिमेंट थे, उसको बोलते हैं गेमर्स डिस्क या पता नहीं कौन सी डिस्क है। तो उन्होंने ऐसे घुमा के देखा तो ये साथ साथ घूमने लग गया। अब घूमने का रीजन क्या है कि देखो भाई, हर हिस्सा अपने मतलब रखता है। जैसे कि मान लो पर्टिकुलर ये वाला हिस्सा देखें अगर, तो ये वाला जो हिस्सा है, अगर ये मैग्नेट दूर जाता तो इसका फ्लक्स कम हो जाता, तो इसको अपने से मतलब है, तो इसने बोला कि भाई मैं अपना फ्लक्स कम नहीं करूंगा, तो ये जाएगा तो मैं इसके साथ साथ चलूंगा ताकि मेरा फ्लक्स कम ना हो। तो उस केस में हर हिस्सा अपने आप को इंडिपेंडेंटली बिहेव करता है। मतलब अगर मैं इसमें कई सारे हिस्से मान लो, अगर आप इसके ऊपर रखो, तो अगर आपका एक ऊपर मैग्नेट है तो ए चाहेगा मैं साथ साथ चलूं ताकि मेरा फ्लक्स चेंज ना हो, तो उस केस में पूरे डिस्क को कंसीडर नहीं करते, एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर करते हैं, और इस केस में ये डिस्क घूमती है। ठीक है, ध्यान रखना, इस केस में डिस्क घूमती है, तो बेसिकली वो चीज साथ साथ घूमती है, और रीजन वही है कि उसमें कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है या जो भी रीजन होता है, कुछ एडी करंट्स होता है, लेकिन साथ साथ घूमती है। तो इसका आंसर आएगा रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज ऑफ मैग्नेट मोशन। इसमें पूरे डिस्क कंसीडर नहीं करना, एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर करना है। आगे चलते हैं, आंसर बी हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्चुअली आप समझना, ऐसा क्वेश्चन एक बार मेंस में आ चुका है, एक बार एडवांस में आ चुका है। मैं इसमें आपको एक थोड़ा सा एक्सपर्ट व्यू देना चाहूंगा अपना। इसका आंसर आप देख लो क्या है, वैसे जेई ने ये दे रखा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये दोनों आंसर हो सकते हैं। अब क्यों समझ, सपोज आई करंट आया, इसको 1 इसको 2 मान लेते हैं, जो टोटल फ्लक्स होगा वो पहले का होगा L1I, इसका दूसरे का होगा L2I। अब यहां पे समझना इस चीज को क्या है कि ये जो कॉइल है, जब इसमें करंट जाएगा तो इसका भी कुछ फ्लक्स होगा, और वो फ्लक्स इसमें भी गुजरेगा, तो इसका जो फ्लक्स होगा वो MI2 होगा। 1 का फ्लक्स 2 के करंट पे डिपेंड करेगा,
तो बेसिकली एक फ्लक्स और आएगा mi, क्योंकि I2 I1 सब सेम ही है, और ऐसे ही इसके कारण भी इसमें फ्लक्स सेम होगा जो कि mi ही होगा, क्योंकि दोनों m सेम होते हैं। तो आंसर आपके पास आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस 2mi। ठीक है बच्चों, अब इस फाई बराबर Li होता है, तो इस पूरे जो सिस्टम है उसका जो सेल्फ इंडक्शन है फाई बराबर Li के हिसाब से L1 प्लस L2 प्लस 2m होना चाहिए। अब तरीका ये, अब देखो बच्चों, ये 2m भी हो सकता है, माइनस 2m भी हो सकता है। अब तुम बोलोगे वो क्यों, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मान लो जैसे मान लो मैं एक ही रिंग बना देता हूं, ठीक है बच्चों, और इधर एक रिंग बना देता हूं। अब देखो बच्चों, मैं समझा रहा हूं, मान लो जैसे ऐसा समझो कि मान लो इन दोनों में सेम सेंस में करंट है, ठीक है, तो इसका फ्लक्स इसके फ्लक्स के लिए पॉजिटिव होगा। जैसे कि मान लो इसका फ्लक्स इधर है, मान लो इसकी फील्ड इधर होगी ना, तो इसकी फील्ड भी इधर होगी, तो इसके सब प्लस आना चाहिए। लेकिन अगर उल्टा करंट है, अगर मान लो ये ऐसे है और ये मान लो ऐसे है, तो इस केस में इसका फ्लक्स तो इधर होगा, लेकिन इसका फ्लक्स उल्टा हो जाएगा, तो इस केस में ये इसका फ्लक्स घटाएगा, मतलब माइनस आना चाहिए। अब हमको ये नहीं पता, ठीक है बच्चों, अगर हमको नहीं पता कि दोनों का जो फील्ड है वो सेम दिशा में या ऑपोजिट दिशा में है, तो हम ये प्लस या माइनस नहीं लिख सकते। अब तुम बोलोगे इस डायरेक्शन से, तो आप डायग्राम से कैसे बता सकते हो? समझ रहे बात? जैसे कि मान लो आप समझो ना भाई, इस डायरेक्शन में ऐसा होता है, करंट आके ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया, हमको कहां पता कि कैसे घूम रहा है? तो टेक्निकली जब तक मुझे नहीं पता कि ये सेम दिशा में उल्टे दिशा में, मेरे हिसाब से दोनों आंसर हो सकता है। लेकिन अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आए तो आपको क्या करना है? देखो बच्चों, ये इन्होंने एक दूसरे को ऑपोजिट बना रखे हैं, तो आप समझना कि ऑपोजिट बना रखे हैं, तो इस केस में क्या होगा कि ऑपोज ही होगा। मतलब ये राइटर ऐसा सोच रहा है, एक्चुअली में इस डायग्राम को देख के आप कुछ नहीं कह सकते। तो आप राइटर की मनोदशा समझना कि ऐसा कुछ दिखा रखा है, तो ऐसा है कि भाई इसमें उल्टा आके आ गया, लेकिन ऐसे उल्टे आने से उल्टी दिशा में करंट नहीं होता। आप समझ रहे हो? जैसे मान लो तार आई, अब तार में करंट ऐसे चला गया, ठीक है बच्चों, आगे जाके करंट ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, हमें क्या पता है कैसा भी हो सकता है। शायद आप मेरी बात समझ रहे हो, तो इस दिशा से क्लियर नहीं होता, लेकिन तो भी अगर कोई उल्टा करंट लाके दे रहा है तो उसकी मनोदशा ये है कि ये माइनस है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो आंसर जेई ने डी दे रखा है, मेरे हिसाब से सी और डी दोनों हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें इंड्यूस करंट ऐसे है, तो इसका मतलब इसकी फील्ड कैसी है, इसकी फील्ड बाहर की तरफ है। तो इसके दो कारण रीजन हो सकते हैं, इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो ये कि बाहर वाली कम हो रही है, और बाहर का रीजन ये भी हो सकता है कि अंदर वाली बढ़ रही हो। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन है कि बाहर वाली कम हो रही है तो उसको स्ट्रेंथन कर रहा है, या अंदर वाली बढ़ रही है तो उसको घटा रहा है। ठीक है, तो आउटवर्ड एंड डिक्रीजिंग चलेगा, और इनवर्ड का तो ऑप्शन ही नहीं है। चलो भाई, आउटवर्ड एंड डिक्रीजिंग, आंसर इज ए। चलें भाई आगे। चलो भाई, अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी, अ स्मॉल कट इज मेड इन द गैल्वेनोमीटर। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा भाई कुछ नहीं है, देखो एक रिंग है ना, इसको एकदम से स्क्वीज करके जीरो कर दिया, बस कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि द चार्ज फ्लोइंग, चार्ज बताना है, सिंपल सी बात है। चार्ज का सिंपल सा फॉर्मूला चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस, यही तो होता है। फ्लक्स, पहले फ्लक्स कितना था बी ए, बाद में कितना होगा जीरो, क्योंकि एरिया जीरो बाय आर, बी ए बाय आर, काम खत्म। लो जी, कितना सिंपल। अब इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करो, मर जाओगे। ठीक है, आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन, अ कंडक्टिंग लूप इतना इतना इतना, ठीक है, इतना इतना इतना, क्वेश्चन कह रहा है 10 मिली सेकंड तक चार्ज कितना होगा। चार्ज कितना होगा भाई, चेंज इन फ्लक्स बाय रेडियस बाय रेजिस्टेंस। चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, इनिशियल फ्लक्स है ना, तो इनिशियल फ्लक्स, तो फ्लक्स देखते हैं, शुरू में फ्लक्स कितना होगा बच्चों, बी। तो शुरू में बी जो होगा टी बराबर 0 पे 0 है, तो 0 हो गया। फाइनली फ्लक्स कितना होगा, बी ए। ठीक है बच्चों, तो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 0.4 साइन 50 पाई, और टाइम कितना है बच्चों, टाइम है 10 मिली सेकेंड, तो 10 मिली सेकेंड मतलब 10/1000। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया बच्चों 500/1000, π/2 होगा, साइन π/2 1 होता है, तो 0.4 हो गया इंटू ए। तो भाई आपको फाइनल फ्लक्स पता है, इनिशियल फ्लक्स पता है, दोनों का चेंज कर लोगे, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे। अब का सवाल मैं करूं, अरे नहीं भाई, ठीक है, बड़े हो जाओ, सवाल मैं नहीं करूंगा, सवाल आप करोगे। चलो भाई, आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि करंट उसका ग्राफ दे रखा है, 100 ओम का रेजिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज, चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, तो ये उल्टा सवाल है। चेंज इन फ्लक्स क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स होता है नहीं, चार्ज होता है, चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस। चेंज इन फ्लक्स क्या होता है, चार्ज बाय रेजिस्टेंस। चार्ज कैसे निकालोगे इस ग्राफ के एरिया से,
तो एरिया इंटू रेजिस्टेंस कर दो, इस ग्राफ का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया निकाल दोगे, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है ना, कितना सिंपल है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बहुत सिंपल है, एरिया निकाल लोगे ना। अब तुम बोलोगे सर इस ग्राफ का एरिया का चार्ज क्यों देगा, अरे भाई इस ग्राफ का एरिया देगा वाई डी एक्स, मतलब आई डी टी, और आई क्या होता है डी क्यू बाई डी टी। इस ग्राफ का एरिया डी क्यू का इंटीग्रेशन यानी कि क्यू देता है। बहुत सिंपल चल रहा है मामला, मजा आ रहा है। चलो भाई आंसर डी आ जाएगा, देख लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25% एनर्जी जाने में कितना टाइम लगेगा। सिंपल सी बात है, एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर होती है। अगर एनर्जी 25% 1/4 हुई तो करंट कितना होगा, करंट 50% होगा, मतलब आधा होगा। करंट आधा होगा तो आई कितना होता है बच्चों, आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। ये तो होता है बच्चों डिस्चार्जिंग फॉर्मूला। ये आई नॉट बाय 2 हो गया, तो इसका मतलब ई की पावर टी बाय टाउ कितना हो गया, 2 हो गया, तो टी कितना हो गया, टी बाय टाउ एल एन 2 हो गया, तो टी कितना हो गया, टाउ एल एन 2। ठीक है बच्चों, तो टाउ एल एन 2 हो गया, तो टाउ का एल बाय आर लिख दो, काम खत्म। ठीक है, आंसर आपके पास सी आ गया। तो भाई बिल्कुल मजे आ रहे हैं सर, बिल्कुल खटाखट खटाखट सवाल हो रहा है, आनंद आ रहा है। चलो भाई अगला क्वेश्चन बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है। टी बराबर 2 सेकंड पे इंड्यूस करंट कितना होगा भाई, ईएमएफ डी फाई बाई डी टी होता है, डिफरेंशिएट कर लो कितना होगा बच्चों, 15t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2 हो गया बच्चों। टी की वैल्यू 2 डाल दो और रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। मैं भी ये भी काम मैं थोड़े करूंगा, लो जी। अब इसके बाद थैंक यू आ गया। ठीक है, तो ये एक हमने शॉर्ट क्रिस्प सा लेक्चर बनाया। ये बेसिकली लेक्चर आपको पीएचडी कराने के लिए नहीं है, ये लेक्चर इसलिए है कि आपने कभी ना कभी ईएमएफ पढ़ रखा था, ईएमआई, आपके सारे कंसेप्ट फटाक से रिवाइज हो गए, आपकी सब चीज़ें दिमाग में तरोताजा आ गई। आजकल पिछला जो ट्रेंड है वो फिजिक्स बहुत आसान सी आ रही है, तो अगर आपको सारे फॉर्मूले की भी नज़र, मतलब आप फॉर्मूले याद रखते हो तो भी सवाल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो फॉर्मूले रिवाइज करते रहें, देखते रहें, कई चीज़ें फॉर्मूला बेस आती हैं। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, काम पसंद आया हो, तो प्लीज़ भाई लाइक और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कमेंट देके जाना है। ओके बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे।